श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। हम इस समय हाथरस में मौजूद हैं। तमाम गांव वाले हमारे साथ हैं, क्योंकि हाथरस की हकीकत अगर जानना है तो सिर्फ एक पक्ष की आवाज आप नहीं सुन सकते। आपको किसी भी मामले का हर पहलू दिखाना होगा और आज आपको ग्राउंड से हम बेहद ईमानदार रिपोर्टिंग हाथरस से दिखाने वाले हैं, क्योंकि परिवार के आंसू अगर हमने आपके लिए दिखाए हैं तो साथ ही साथ हम उन गांव वालों की आवाज भी आपको सुनाना चाहते हैं जो कि ये कहते हैं सीधे तौर पर कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इस मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है, इस मामले में इंसाफ की आवश्यकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये आवाज पहुंची है, वहां क्या संवाद हुआ है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सीधे सीधे पीएफआई की तरफ इशारा किया गया। अब पीएफआई का एंगल इसमें क्या हो सकता है? क्या ये साजिश वाकई यहां पर थी? गांव में मौजूद लोगों को ऐसा लगता है कि हां, साजिश के सिरे बहुत सारे हैं और उन साजिश के सिरों को अगर थामा जाए तभी जाकर ऐसा हो सकता है कि इस मामले की सच्ची तस्वीर सामने आए, इस मामले में इंसाफ हो। भ्रम फैलाने वाले जो हैं वो हाथरस में हर तरह के भ्रम फैला रहे हैं, उस तरह की रिपोर्टिंग चल रही है। लेकिन हम ग्राउंड पर उतरकर जो आम लोग हैं उनकी आवाज सुनकर, उनकी आवाज आप तक पहुंचाकर एक 100% शुद्ध ईमानदार रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, ये सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इन 4 लड़कों को फांसी पे लटका दो। हम लोग बोल रहे हैं इंसाफ होना चाहिए। अगर दोनों का नार्को टेस्ट हो जाएगा तो हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। झूठे केस लगाए जाएंगे तो कल तो हम लोगों का यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ गुस्सा, अपनी बिटिया के लिए लड़ेंगे। हमारे जो निर्दोष बच्चे उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। हमारे बच्चे नार्को टेस्ट करने से नहीं डर रहे हैं, एसआईटी की जांच का भी स्वागत कर रहे हैं। आरोप तैयार है, ये पीड़ित पक्ष क्यों नहीं तैयार हो रहा? इसका मतलब इनकी इंटेंशन मेला भाग है। ये मान निर्दोष बच्चे फंसाए हुए, इनको हटा। हाथरस को न्याय चाहिए, एजेंडा नहीं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, किसी के साथ ऐसा ना हो। एक जैसी होती। हाथरस का आधा अधूरा नहीं, पूरा सच। कोई जांच में ऐसी कोई दुष्कर्म की घटना हुई नहीं है और इनको बेवस बताया जा रहा है। इनको तुरंत रिहा किया जाए। लोगों को पूरा पॉलिटिक्स मुद्दा बना दिया है। नार्को टेस्ट होगा तभी तो हकीकत निकल के आएगी। हाथरस की सबसे ईमानदार ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ 100 मीटर अगर हम ले लें यहाँ से तो वो जगह है, वो गांव है जहां पर इतने सालों से हर समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं वहां पर। आज तक कोई भी इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है हमारे यहाँ। कभी नहीं। यहाँ पर आज क्यों ऐसा विवाद हुआ? आज क्यों इस तरह की चीज की आपको लग रहा है कि ये पक्ष और दूसरे को लग रहा है दूसरा पक्ष? ऐसा है, हमारे हाथरस में पूरे जिले के अंदर पूर्वजों के आगे से ये प्रथा चली आ रही है कि किसी कोई भी हो, किसी जाति से हो, किसी जाति से कोई हम भेदभाव नहीं रखते, न किसी से द्वेष भावना रखते। उन सब की बेटी हमारी बेटी हैं, लेकिन हम यही न्याय चाहते हैं कि हमारे जो निर्दोष बच्चे उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। हाथरस के इस गांव की एक अलग ही आवाज है। किसी दोषी को छोड़ा न जाए, किसी निर्दोष को फंसाया न जाए। सीबीआई जांच से सच सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, बिल्कुल सीबीआई जांच चाहिए। और जो योगी जी कर रहे हैं वो सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो इसके पक्ष में नहीं है और उनको भड़का रहा है। जब जो पीड़ित है वो कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए, पीड़ित ये कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए, आरोपी ये कह रहा है कि हमें नहीं कराना, जब तुम्हारी इंटेंशन में ना फायदा जी। तो यहाँ की सोच यही कि किसी भी स्तर की जांच हो जाए, कैसी भी जांच हो जाए, उसके लिए यहाँ पर लोग तैयार हैं। और सिर्फ एक बात है कि किसी भी तरीके से जो निर्दोष है उसे सजा नहीं होनी चाहिए। हाथरस में जो अपराध हुआ, गांव की बेटी के साथ जो हुआ, उसके खिलाफ पूरा गांव है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि पूरा सच अब तक सामने नहीं आया। उनके इलाके का माहौल बिगाड़ा गया, उसमें राजनीति। जहां तक अपराध का मामला है पूरा गांव एक साथ है, जहां तक राजनीति का मामला है पूरा क्षेत्र एक साथ है। बेटी हमारी है, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। कोई निर्दोष नहीं फंसे। इतना पीसफुल इलाका है
इसकी शांति भंग करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो काम कर रही हैं, हमें केवल राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना है, अदरवाइज हमें जांच और मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। गांव वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि इतने दिनों में कभी ऐसी कोई घटना इस इलाके में नहीं हुई थी। पूरे अभी तक हमारे जिले में ऐसी कोई घटना हुई, कितना बड़ा कांड हुआ हो, ये केवल राजनीतिक पार्टी कर रही है। गांव का गुस्सा उस राजनीति पर है जो हाथरस में टकराव बढ़ाना चाहती है। गांव का गुस्सा ऐसे लोगों पर है जो जातीय संघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं और जिसके लिए 14 तारीख की घटना को हथियार बनाया गया। पॉलिटिक्स का मामला तो है नहीं, एक बात है पॉलिटिक्स करनी है तो एक बेटी की लाश पे पॉलिटिक्स करोगे तो शर्म नहीं आती है क्या? ये बेटी की लाश पे पॉलिटिक्स करोगे, बेटी वो मेरी नहीं है क्या, मेरे समाज की नहीं है क्या? वो बेटी मेरी भी तो है ना, जिसकी राख पे तुम्हें पॉलिटिक्स करने में शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो है। एक चीज, लेकिन इसीलिए मैं, क्योंकि आप लोग एक मिनट आप न्यूट्रल होके सब बोल रहे हैं, तो एक चीज भी मैं पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में आपको लगता है कि बच्ची की लाश को जो परिवार से अलग जलाया गया वो सही था? वहाँ महिलाएं जाती नहीं है हमारे समाज में, हमारे भी समाज में ब्रज क्षेत्र में महिलाएं जाती नहीं है दाह संस्कार में जो है, तो केवल पुरुष जाते हैं। तो उनका भाई गया, इनका बाप गया, इनका चाचा गया, इनका ताऊ गया था, हम भी थे वहाँ जो है, बेटी को हम भी थे वहाँ जो है। जो बच्ची की लाश 9 बजे वहाँ से मिल गई तो 10 बजे पुलिस को क्यों मिली रात को, ये सवाल मेरा पूछने का है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिनको अभी पता दबाया जा रहा है इनको। लोगों को लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें अभी सामने आना है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका पता लगाया जाना है। हमने गांव के युवाओं से बात की, हमने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की, हमने गांव की महिलाओं से बात की। बेटियां बेटियां होती हैं, किसी समुदाय की नहीं, बेटियां बेटियां होती हैं बस। आज आप इस गांव की वासी होते हुए आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हैं? जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए और बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए, जो गलत नहीं है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है, मतलब जिसने कुछ नहीं किया, उसके बचाव के लिए आप लोग आगे आ रहे हैं। हाँ, आवाज उठाएंगे हम। मेरे बेटे को धमकी मिल रही है, रोजाना धमकी मिल रही है फोन पे। उस वीडियो में आपने क्या कहा था ऐसा कि आपको धमकी नहीं बोला था, ये बोला था कि हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, सरकार को हमारी मतलब सीबीआई जांच के लिए और नार्को टेस्ट के लिए मांग की थी हम लोगों ने। गांव में किसी को किसी भी जांच से डर नहीं। सच सामने लाने के लिए सही जांच होनी चाहिए। जातियों के टकराव को लोगों ने खारिज किया, जाति की राजनीति को लोगों ने खारिज किया। 14 तारीख की घटना पर भले ही लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक बात पर सबकी एक राय है और वो ये है कि गांव की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हाथरस से श्वेता सिंह और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस केस की हर आवाज को सुनने की जरूरत है, हर आवाज को सुनने की जरूरत है। यहाँ पर भी जो मौजूद लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि आखिरकार एक लड़की की जान गई है। एक लड़की की अगर जान गई है तो उस जान को लेने वाला कोई तो था, और वो शख्स कोई भी हो वो शख्स, उसको उसका अंजाम भुगतना ही होगा। हम आपको हर पक्ष की जो खबर दिखा रहे हैं उसी कड़ी में देखिए मौसमी की ये रिपोर्ट। क्या आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत ही भयानक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है, और सरकार से भी पूछा कि अगर कोर्ट की निगरानी में होता है ये पूरा मामला की कार्रवाई तो आपको कोई दिक्कत है कि नहीं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के दखल से संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं, सुप्रीम के से संतुष्ट हैं हम लोग। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि देखो, हमें न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय की, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा? और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप? अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ, सही है, चाहते हैं हम लोग, तो ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो सरकार ने शामिल किया है, आपको पता है पुलिस को आपने क्या स्टेटमेंट दिया? जी हाँ, पता है मेरे को। मैं उसमें दिया है कि मेरी बहन को, मतलब उसको गला घोट कर मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं था कि ये क्या बात हुई है, क्योंकि मैंने बहन तक जब पूछ नहीं पाया, क्योंकि जब तक बहन ने जो नाम बताया उसके बाद बेहोश हो चुकी थी। हाँ, तो मैं तो
मम्मी और ये तो बाहर थी, जो चंदपा थाने के चबूतरा पे लेटी, मेरा अंदर अलग था, तो पूरी तरह से मेरा कंफर्म नहीं था। बस मेरे को उसकी जो हालत थी उसके हिसाब से मैंने स्टेटमेंट जो लिखा था। हाँ, फिर जब बहन को जब होश आया अलीगढ़ में, तो मम्मी को बहन ने बताया है, तो मम्मी ने फिर मेरे को बताया, जब जाके ये ज्ञापन दिया है मैंने। आपका भी बयान चल रहा है कि आपने अलग अलग बातें की, तो क्यों ऐसे बयान आए? पहले आप डरी हुई थी या क्या था? जब मेरी लड़की को होश आया, जब तो बोलोगी ऐसे कैसे किसी के नाम लिखवा दूंगी मैं? हैं? सही बात है। जब मेरी लड़की की जीभ कटी हुई थी, एकदम खून में पूरी जीभ हो रही थी, बेटा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, वो हाथ हला रही थी जो करके, उसकी जीभ ही नहीं उठी, तो क्या बोलती वो? अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि एक आरोपी का नाम उनके भाई से मेल खाता है। वो भाई जो कह रहे हैं कि उस वक्त वो नोएडा में थे, इसलिए भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं। पर हकीकत ये है, जैसा कि भाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप घटना के दौरान यहाँ थे नहीं, और आप कब आए ये बताइए। मैं यहाँ पे 14 तारीख को जब मेरे पास सुबह 10:30 बजे फ़ोन पहुँचा, तो उस टाइम मैं ड्यूटी में था। हाँ, कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? मैं गाजियाबाद वसुंधरा ड्यूटी करते हैं। हाँ, तो ड्यूटी में पहुंच चुका था मैं, जब मेरे पास फ़ोन आया 10:30 बजे, यहाँ से किसी लड़के का फ़ोन गया। तब मैं वहाँ से सीधा घर पे भी नहीं आया, मैं हॉस्पिटल ही पहुँचा हूँ सीधा। वहाँ एक दिन भी बीच में यहाँ पे घर पे भी नहीं आया हूँ मैं, सीधा जब बहन मेरी ख़त्म हो गई है तब मैं यहाँ पे आया हूँ घर पे। 10 दिन तो मैं नहाया भी नहीं हूँ। 10 दिन से यहाँ, ये उस दिन आए हैं जब घटना का पता चला। इन्हीं का नाम आरोपी के नाम से मेल खाता है, और कहा जा रहा है लगातार कि इनका कोई रोल, इस तरह की भ्रांतियां इनका कहना है फैलाई जा रही हैं, जबकि ये यहाँ पे थे नहीं। माता जी आपसे पूछेंगे, ये भी एफिडेविट में लिखा है कि पहली बारी जब उन्होंने एक आरोपी का नाम लिखाया, तब बाकी आरोपी का नाम क्यों नहीं लिखा है? जब लड़की और आपने बाद में बोला कि 3 और लोग हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? बताया नहीं लड़की ने, जब उसे होश आया जब बताया लड़की ने। ऐसे कैसे मैं नाम लिखवा दी किसी बच्चे का? है जब उसे होश आया कि मम्मी इतने थे। ठीक है, क्या आपको इस बात का अफसोस होता है कि आपकी बिटिया के लिए आपने सपने देखे होंगे, कुछ सोचा होगा, इतना दर्दनाक वाकया आपके साथ हो गया, और उसके बाद आपको मातम मनाने का लगातार तमाम तरह के आरोप लगेंगे, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि देर से क्यों याद आया आपको। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप अपनों को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग को जो ये आरोप? एक मनीषा चली गई है, अब भारत में बहुत सी मनीषा ऐसी हैं, उनके साथ ऐसा हादसा ना हो, इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और बोलते रहेंगे हमेशा। जातीय टकराव हिंदुस्तान की हकीकत है। आप सुदूर गांव में जाएंगे, आपको दिखेगा कि जाति की जो दरारें हैं वो हैं। लेकिन हाथरस में क्या सचमुच में जातीय टकराव था? क्या सचमुच में जाति की वो दीवारें हैं? अगर हम यहाँ के गांव वालों से बात करें तो नहीं। इनका मानना है कि सुख में दुख में हर वक्त में ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। मंदिर में कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो उस मंदिर में जा सकता है। आपस में मिलना जुलना रहता है। ये सचमुच में दावे हैं या ग्राउंड पर यही है? देखिए ये रिपोर्ट। हाथरस के इस गांव की हर गली, हर दीवार उस साजिश को खारिज करती है। साजिशें जातियों के टकराव को बढ़ाने के लिए पिछले 2 हफ्ते से की जा रही। दीवार दिलों के बीच नहीं तो फिर दीवार खींच कौन रहा है? यहाँ इस दीवार को देखिए, इसी दीवार से सटी हुई वाल्मीकि समुदाय के भी घर हैं, और इसी दीवार के साथ जो है वो राजपूतों का घर भी है। यानी एक ही दीवार है, ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग दीवारें बनी हैं। उसी दीवार के सहारे 2 घर खड़े हैं। तो फिर दीवार खड़ी करने की कोशिश कौन करता है? वो ये लोग पूछते हैं। ये लोग पूछते हैं कि एक बच्ची की जान गई जरूर है, और बच्ची की जान गई है तो इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ के साथ ये जरूरी है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाथरस के इस गांव में कोई भी जातियों के टकराव को नहीं मानता, ना ही इसे 14 तारीख की घटना की वजह मानता है, ना ही कोई भेदभाव सीधे तौर पर दिखाई देता है। कई मंदिर हैं, माता के मंदिर हैं, महादेव के मंदिर हैं, और किसी भी मंदिर में किसी भी समाज के व्यक्ति को ऐसा जाने की मनाही नहीं है। हर समाज के लोग जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ करते हैं,
किसी भी तरह से कोई बंदिश नहीं है कि आप यहाँ नहीं आ सकते या पूजा नहीं कर सकते। कहीं पर भी अगर हमें जातिगत लकीरें ढूंढनी होती हैं तो चंद चीजों को देखते हैं हम जरूर, जिनमें मंदिरों में कितनी आपको स्वतंत्रता है पूजा पाठ करने की, वो बहुत अहम होती है। इसीलिए हम गांव के मंदिरों में भी गए, ये देखा कि किस तरीके से एक ही दीवार के साथ दो समुदाय के लोग रह रहे हैं, अभी से नहीं बरसों से, दशकों से। यहाँ आपका ये आश्रम है, ये बताइए कि ठीक यहाँ से जो दीवार लग रही है वो कई वाल्मीकि समुदाय के लोग भी हमारे साथ यहाँ पर थे, अभी यहाँ खेलते हैं, यहाँ पूजा पाठ में रोकना, आने जाने में रोकना, ऐसा होता है क्या इस गांव में? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पूजा पाठ में किसी में कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई मंदिर में जाओ, कोई कहीं भी जाओ। और मेरा ये आश्रम है, यहाँ खूब बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब यहाँ इनकी लड़कियां वड़कियां सब आती हैं। सबकी बेटी बेटी है, हिंदुस्तान की हर बेटी को न्याय मिले और हर बेटी स्वतंत्र कहीं भी आ जा सके, कोई उनकी तरफ नजर उठा के न देख पाए। ये हमारा पहले से ही हमारा ये है और हम सबको या गांव में लोगों को यही बतलाते हैं, नए बच्चों को भी यही समझाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। हर बेटी हर के लिए बेटी है, अपराधी तो अपराधी है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं है। दोनों समुदायों के आसपास घर हैं, कई घरों की दीवारें जुड़ी हैं, मंदिरों में रोक टोक नहीं, जाति के नाम पर संघर्ष नहीं है। हाथरस केस पर जो माहौल बनाया गया, हाथरस का ये गांव उससे अलग है। लोग यही कह रहे हैं। आप लोगों का जो दर्द है वो ये है कि क्यों इस तरह की चीजें आप लोगों के बारे में कही जा रही, ये जो गलत बातें की जा रही हैं और ये जो जातीय संघर्ष कराने की कोशिश हो रही है, ये इससे बड़ा दुख होता है। हम तो सभी समाज को समान मानते हैं और सबके साथ चलना चाहते हैं। इनकी बेटियों की शादी पूरा गांव मिलके करता है, पैसे की, दावत की, दूध की कोई कमी होती है हम देते हैं, सब लोग मिलके करते हैं। इसीलिए सवाल ये है कि हाथरस केस को जातियों का टकराव क्यों बनाया जा रहा है, क्यों इसके बहाने हाथरस का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और कौन लोग इसके पीछे हैं। हाथरस से श्वेता सिंह के साथ आज तक आपको एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएगा। आज तक आपको बताएगा कि किस तरीके से अब जो कॉल डिटेल्स आ रहे हैं, जो कॉल डिटेल के रिकॉर्ड आ रहे हैं यानी CDR, उसमें आरोपी परिवार और पीड़ित परिवार के बीच संपर्क की बात सामने आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या हुआ, किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने बात से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। हाथरस की पीड़ित लड़की ने इस वीडियो में संदीप का नाम लिया था। संदीप को इस केस का मुख्य आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब इस केस में नया मोड़ आया है। अब तक की जांच में दोनों परिवारों से जुड़े मोबाइल नंबर की पड़ताल की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी और हाथरस की पीड़ित लड़की संपर्क में थे। अक्टूबर 2019 से इस साल मार्च तक की कॉल डिटेल्स हैं। इस दौरान दोनों के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई थी। हाथरस केस का ये पहलू तब निकल कर आया जब इस बात की भी जांच हुई कि दोनों परिवारों के बीच कैसे रिश्ते थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश थी। कोई रंजिश चल रही है? आप कौन, किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। बाप का नाम है गुड्डू। क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थे? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही बनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। अगर पुरानी रंजिश वाली बात सही है तो फिर सवाल ये है कि पीड़ित और मुख्य आरोपी क्यों संपर्क में थे। इस खुलासे से पता चला है कि मुख्य आरोपी संदीप के मोबाइल नंबर और पीड़ित परिवार से जुड़े एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। सूत्रों के मुताबिक जिस नंबर से ये कॉल हुई वो पीड़ित के भाई के नाम पर था। इस नंबर का इस्तेमाल पीड़ित लड़की की भाभी करती थी और भाभी के फोन के जरिए पीड़ित मुख्य आरोपी के संपर्क में थी। इन खुलासों से हाथरस के मामले का रहस्य बढ़ गया है। जब मुख्य आरोपी और पीड़ित लड़की एक दूसरे को जानते थे, संपर्क में थे, तो फिर पीड़ित लड़की के साथ ऐसी हैवानियत क्यों की गई, क्यों उसकी जान ली गई और क्या इस मामले में कोई दूसरा पहलू भी है?
आज तक ब्यूरो। हाथरस में इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई और उसके कुछ डिटेल्स हम आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये याचिका इस मामले में दाखिल हुई कुल 6 याचिकाओं में से एक है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चौंकाने वाली वारदात है, इसलिए हम इस पर सुनवाई के लिए तैयार हुए हैं। इस याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि हाथरस केस में गवाहों और परिवार की सुरक्षा कैसे हो रही है। दूसरा सवाल ये कि पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं। तीसरा सवाल ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा खुद से संज्ञान लेने के मामले का स्टेटस क्या है। इन सभी सवालों पर यूपी सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा गया है। इस मामले में अगले हफ्ते अब सुनवाई होगी। हाथरस की पीड़ित लड़की की इंसाफ की लड़ाई में वैसे तो सब शामिल हैं, सब न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच पर राय बटी हुई है। कोई सीबीआई जांच की वकालत कर रहा है, कोई एसआईटी जांच की, तो कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पड़ताल। सरकार ने पहले एसआईटी जांच बैठा दी, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को नोटिस जारी कर। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन्हीं में से एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे स्तब्ध कर देने और झटका देने वाला मामला बताया है। इस घटना के लिए अंग्रेजी शब्द शॉकिंग का प्रयोग किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच में ये सुनवाई हुई। बहस शुरू होते ही यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने दलील रखनी शुरू की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, हम उसका सच सामने लाना चाहते हैं। तुषार मेहता ने कहा, पुलिस और एसआईटी की जांच चल रही है, इसके बावजूद हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहस के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा, हाई कोर्ट में मामला लंबित है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा, ऐसे हालात पैदा किए गए हैं जो निष्पक्ष जांच में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। फिर इंदिरा जयसिंह ने कहा, पीड़ित परिवार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। परिवार एसआईटी जांच चाहता है जो कोर्ट की निगरानी में हो और केस को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपकी मांग जांच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की? इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा, शायद इंदिरा जयसिंह को नहीं पता कि पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये मामला भयानक है, ये हम भी जानते हैं। हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में 100 महिला वकीलों की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी। उनकी तरफ से वकील कीर्ति सिंह ने कोर्ट में कहा, मैं कोर्ट की महिला वकीलों की तरफ से बोल रही हूँ। हमने रेप से जुड़े कानून पर काफी अध्ययन किया है। ये एक झकझोरने वाली घटना है। फिर सीजीआई ने कहा, हर कोई कह रहा है कि घटना झकझोरने वाली है, हम भी ये मानते हैं, तभी आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गई? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सभी लोगों से और लोगों से कहा, सजेशन मांगा है कि इसकी आगे की प्रोसीडिंग क्या हो सकता है, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल सकती है पिटीशन की नहीं चल सकती है। इसको लेकर के मैं भी एक एफिडेविट फाइल करना चाहूँगा और उसमें एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि हम अपनी पिटीशन में ट्रायल की भी मांग किए हैं और ट्रायल की बात लेकर के है कि आप ट्रायल वहाँ क्यों नहीं चला सकते हो। हमारे पिटिशनर्स का अप्रोच है कि जिस डेड बॉडी को पुलिस ने छीन करके जला दिया, पेट्रोल डाल करके जला दिया, वहाँ पर वो पुलिस जो है कैसे ट्रायल को फेयर चलने देगी, मेरी समझ से बाहर। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 अक्टूबर की अगली तारीख दे दी। यूपी सरकार को गवाहों और परिवार की सुरक्षा पर उनके वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान पर हलफनामा दायर करने को कहा गया है। हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देने होंगे, लेकिन फिलहाल तो बड़ा सवाल यह है कि उन 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब देकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी, क्योंकि सवालों के नाग तो अभी भी फन ताने खड़े हैं जो अपना जवाब चाहते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि 3 यक्ष प्रश्नों को कैसे समेटे और कैसे बताए।
सारे पक्ष पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच कैसे हो इस पर सबकी राय बटी हुई है। अब कोर्ट इस पर आखिरी फैसला लेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस की पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार जो किया गया उसे लेकर सवाल उठे हैं, उठाए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दायर किया उसमें इस बाबत स्पष्टीकरण दिया गया है। अब इसे दलील कहिए या फिर सफाई कहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर दिन में यह अंतिम संस्कार किया जाता तो इलाके में बवाल मच सकता था। डीएम साहब की बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है। 19 साल की लड़की की मौत हो गई, परिवार ने रेप का आरोप लगाया, पुलिस ने रेप के आरोप को खारिज कर दिया। परिवार ने केस लटकाने का आरोप लगाया तो पुलिस ने कहा 4 आरोपी धर, लेकिन ये मामला उस दिन उलट गया जिस दिन रात के अंधेरे में पीड़ित लड़की के शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। परिवार को आखिरी बार लड़की का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया। भारी पुलिस बल और हाथरस प्रशासन की मौजूदगी में शव को जला दिया गया। ये घटना सुलगी हुई चिंगारी में पेट्रोल डालने वाली हुई। सर बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी। ऐसा बवाल मचा कि सरकार बैकफुट पर आ गई। 5 पुलिस वाले नप गए। डीएम पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। रात में शव को जलाने पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह मामला उठाया और कहा कि पीड़ित की मौत के बाद पुलिस ने जल्दबाजी में रात में शव जला दिया और कहा कि परिवार की सहमति से ऐसा किया गया। लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि पुलिस वालों ने खुद चिता को आग लगाई। इन आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर गौर करिए। तुषार मेहता ने कहा, प्रशासन ने परिवार की मंजूरी के बाद आधी रात को अंतिम संस्कार किया। पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका थी। सरकार ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस मामले को जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है और पीड़ित के अंतिम संस्कार में लाखों प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। शाहजहांपुर, बदायूं, महोबा, बरेली, इटावा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, नोएडा से प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी गई थी। सरकार ने यह भी दलील दी कि बाबरी मामले पर फैसला आना था। ऐसे में कहीं बवाल होता तो परिस्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती। हाथरस की पीड़िता का शव आखिर आधी रात को क्यों जलाया गया? सुप्रीम कोर्ट में जब आज ये बात उठी तो सरकार की तरफ से ये दलील रखी गई कि उनके पास ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट थे कि कई जिलों से लोग हाथरस में उस घर पर पहुंच सकते थे और कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर जातीय दंगे हो सकते थे अगर पीड़िता के शव को आगे अगले दिन तक यूं ही रहने दिया जाता। कई लोग रेप की थ्योरी और बताए गए घटनाक्रम पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पीड़िता ने अपने आखिरी वीडियो में रेप की बात कही थी और आगे की जांच में ये बड़ा पहलू हो सकता है। जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? दोनों तो, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के भाग गए थे। हाथरस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से झूठे एजेंडे और भ्रम की नहीं, तथ्य और सत्य की जरूरत है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। हाथरस कांड की जो जांच है वो 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम कर रही है और वो अपना रिपोर्ट अब धीरे धीरे जो तैयार कर रही है उस बाबत आपको बता दें कि इस टीम में सचिव गृह भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम शामिल हैं। एसआईटी टीम की जांच अंतिम दौर में है। बताया जा रहा है कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप सकती है। एसआईटी ने पिछले हफ्ते जांच शुरू की थी और 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। मुझे लगता है कि हाथरस वाले विषय पर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कम से कम सार्वजनिक रूप से भी घोषणा की है कि न सिर्फ एसआईटी का गठन होगा बल्कि अब केस सीबीआई को रेफर हुआ है, तत्पश्चात और आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी एक पक्ष को रखा, तत्पश्चात मुझे पूर्ण विश्वास है
कि निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच के आधार पर न्याय होगा। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि राहुल गांधी जी तब मौन निश्चित रूप से धारण करते हैं जब उन प्रदेशों में कोई घटनाएं होती हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपेक्षा है उनसे न्याय की। इस खुशफहमी में मैं नहीं जीती, ना ही हिंदुस्तान जीता है। आपका कमेंट राजस्थान को लेकर है? मुझे लगता है अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक वार्ता को सुने तो शायद आक्रोशित आप भी होंगे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बलात्कार हुआ बेटी का, वो तो लड़कों के साथ अपनी मर्जी से गई थी। राहुल गांधी का खून क्यों नहीं खौला, ये मैं नहीं जानती। एक सवाल और है, क्योंकि आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपने इस घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की थी। आपको लगता है कि जो जांच है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि उनको सीबीआई की जांच पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर जो है वो जांच होनी चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। मैं इस पे इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बार बार सार्वजनिक मंचों से कहा है कि एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे मुझ जैसा व्यक्ति जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है वो टिप्पणी नहीं करे तो बेहतर है। हर दिन केस की कोई नई परतें खुल रही हैं, हर दिन कोई नई मांग उठ रही है। मेरा विश्वास है अब चूंकि सीबीआई को रेफर हुआ है तो सीबीआई के अधिकृत प्रवक्ता इस पे बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट को जैसा उचित लगेगा वो टिप्पणी करेंगे। अपने सामने जो एफिडेविट्स अथवा जो एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर मेरा ये विश्वास है कि अगर हम निष्पक्ष जांच की ओर जाएं तो न्याय निश्चित होगा, दूध का दूध पानी का पानी निश्चित होगा। हाथरस के मामले में जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो हुई थी इस बात को लेकर कि हाथरस की बेटी को मिल जाए इंसाफ। लेकिन सीधे तौर पर अगर आज देखिए तो साजिश के जो एंगल हमारे सामने आए हैं उन एंगल्स में पीएफआई का एंगल सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। पीएफआई का नाम सीएए के मामले में भी आया था और अब योगी आदित्यनाथ बहुत कड़क हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जाकर रहेंगे। सिद्दीकी कप्पन निवासी मल्लापुरम केरल, अतीक उर रहमान निवासी मुजफ्फरनगर यूपी, मसूद अहमद निवासी बहराइच यूपी, आलम निवासी रामपुर यूपी। ये वो 4 व्यक्ति हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप बेहद संगीन है। यूपी पुलिस का दावा है कि हाथरस की बेटी की आड़ में ये दंगे फैलाने की साजिश में लगे थे। मथुरा के मार्ट टोल पर यूपी पुलिस ने चारों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। चारों एक ही कार स्विफ्ट डिजायर में सवार थे जिसका नंबर DL01ZC 1203 है। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि इनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाला संदिग्ध साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI से है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। पीएफआई से कथित संबंधों वाले चारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश का दावा कर चुकी है। हाथरस के नाम पर दंगों की साजिश वाले कथित प्लान को लेकर यूपी पुलिस ने 19 FIR दर्ज की है। इनमें से 6 FIR अकेले हाथरस में और 13 FIR अन्य जिलों में दर्ज है। इसी के साथ यूपी खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।